जेपीएससी प्रैक्टिस सेट आपके लिए चल रहा है। क्वेश्चंस बीपीएससी में और यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएससी में भी काम आएंगे, और ये क्वेश्चंस आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छी होगी। इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी बताया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जुड़ जाइए, क्योंकि एक क्लास शुरू हो चुका है जो है जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट। एग्जाम में जो टाइमिंग आपको एक्स्ट्रा मिला है उसका लाभ आप सभी को लेना है। तो चलिए आज की शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। और ये 8 बजे प्रतिदिन 7 के स्थान पर अब 8 बजे ये क्लास होगा। सुबह 7 इन द मॉर्निंग जो होता था वो 8 बजे की क्लासेज ये कर दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समय भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा। और ये कंप्लीट फ्री चल रहा है ये वाला प्रैक्टिस सेट, तो जिसका लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज में जाकर के रेगुलर टेस्ट सीरीज दे करके अपनी कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकते हैं, और हमारा स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं, और रेगुलर क्लासेज जो ऑनलाइन चलती है वो भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से कि विश्व के वे 3 देश कौन से हैं जो यूरेनियम का लगभग 50% से अधिक उत्पादन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंट्री प्रोड्यूसेस मोर देन 50% यूरेनियम। दोनों भाषा में क्वेश्चन है, तो इससे आपको फायदा होगा कि विश्व के वो 3 देश कौन है जो यूरेनियम का 50% से ज्यादा उत्पादन करते हैं। भारत में जो यूरेनियम है वो तो सबसे ज्यादा जादूगोड़ा झारखंड में है यूरेनियम, लंबापुर अरुणाचल प्रदेश में भी है। लेकिन वर्ल्ड का 3 देश जो सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है वो कौन है। पहला ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ब्राजील। दूसरा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया। और तीसरा है कनाडा, साउथ अफ्रीका और इंडिया। और चौथा है कनाडा, क्यूबा और यूएसए। विश्व के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ऊंचा कर दे। विश्व के वो 4 देश कौन है जो सबसे ज्यादा, 3 देश कौन है जो 50% से भी ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। और बी आंसर आप लोगों ने लिखा है, बी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला ग्रुप देश कौन सा है। मोहम्मद माई इंडिया और संतोषी कुमारी ने सी लिखा है। अभी दिखाई दे रहा है, उन्होंने ऑप्शंस उस समय में दिखाई नहीं दे रहा था, इस वक्त दे रहा है दिखाई। तो जल्दी से आंसर बताइए। यूरेनियम, आमतौर पर यूरेनियम जो है वो पिच ब्लेंड, ये भी एक क्वेश्चन है जीके का कि यूरेनियम निकालने के लिए जो अयस्क है वह है पिच ब्लेंड। आदित्य प्रकाश ने बी बताया है, और ईवा बदुला, सुमित कुमार ने सी लिखा, ईवा बदुला ने बी लिखा है। सही उत्तर क्या होगा। रिशांत कुमार ने बी बताया, और सही उत्तर बता देते हैं आपको कि जो सही उत्तर होगा वो है, और बी, जिन लोगों ने बी लिखा था वो सही उत्तर है, यानी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया। नामीबिया आप लोग जानते होंगे कि नामीबिया जो है वो अफ्रीका में है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के वेस्ट साइड में नामीबिया देश है, और ये तीसरे नंबर पर है। तो सबसे ज्यादा जो कनाडा को सबसे ज्यादा है, कनाडा में तकरीबन हम लिख दे रहे 30% यूरेनियम है। तो अगर सिंगल देश पूछा जाता कि कौन सा देश यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, तो आप उसमें कनाडा लिख सकते थे। कनाडा 30% है, सबसे ज्यादा यूरेनियम कनाडा में है। और उसके बाद पूछा जाता सेकेंड नंबर पर 20% जो यूरेनियम है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। 20% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास है, और नामीबिया में तकरीबन 10% यूरेनियम है। तो ये वर्ल्ड के 3 टॉप कंट्री, देखिए 60% यूरेनियम यहां पर है, लगभग 60%। अच्छा, उन्होंने लिखा है पीएस लोअर,
कि झारखंड में तो बहाली होने वाला नहीं है, कितना भी मेहनत कोई करे उससे क्या फायदा है। तो सही उत्तर इसका हो रहा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया, ये सही है। कजाकिस्तान जो है वो चौथे 5वें नंबर पर है। 3 ये देश है जो सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन वर्ल्ड में करते हैं, और सबसे ज्यादा यूरेनियम पिचब्लेंड और यूरेनाइट से निकाला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यूरेनाइट और पिचब्लेंड इससे निकाला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तो ये वर्तमान समय में किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। नेशनल वाटरवे पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग इज द सब्जेक्ट विच कम्स अंडर विच लिस्ट? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट। आप जानते होंगे कि 3 लिस्ट होती है, जिसमें कुछ पर कानून सीधा केंद्र सरकार बनाएगा, कुछ पर राज्य सरकार बनाएगा कानून, और कुछ पर दोनों बनाते हैं। तो ये जो लिस्ट है, नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग, जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन, ये सब्जेक्ट किस लिस्ट में है? संघ सूची में है, यानी कि इस पर कानून बनाने की पूरी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट को है, या राज्य सूची में है, स्टेट लिस्ट में है, कानून बनाने की पूरी ताकत स्टेट गवर्नमेंट को है, या फिर दोनों को ही को है? समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों को है। अवशिष्ट मतलब होता है कि जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो ज्यादा लोगों ने, ज्योति कुमार, संतोषी कुमारी, सभी लोगों ने सी लिखा है, माई इंडिया ने सी रखा है, और सी ब्रिजू कुमार, राम सोरेन, सुमित, सभी लोगों ने सी लिखा है, और सी सही है। सी उत्तर आपका सही है, क्योंकि सी यानी कि संघ, देखिए समवर्ती सूची में जब कभी कानून बनेगा तो उस समय में कानून अगर बन जाता है समवर्ती सूची में, दोनों बना देते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार को जिम्मेवारी दी गई है कि वो उसके कानून को प्राथमिकता दिया जाए। मतलब जब दोनों कोई मिल करके कानून बनाएगा, और ये संविधान का अनुच्छेद अगर देखेंगे तो ये भी लिख ले कि किस अनुच्छेद में ये है, 243, 245 और 293, 245 और अनुच्छेद 293 में ये बताया गया है कि अगर कोई कानून टकराता है, यानी कि उसमें दोनों लोग को कानून बनाने की जिम्मा मिलती है, तो वैसे में केंद्र के पास ताकत होगा। जब संविधान हमारा बना था उस समय केंद्र के पास में 97 सब्जेक्ट दिए गए थे। संघ सूची में उस वक्त में 97 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में उस समय में 66 सब्जेक्ट थे, 66। उस समय संघ के पास 97, राज्य के पास 66 और कंकरेंट 47 सब्जेक्ट ऐसे थे जो दोनों के पास थे। अब यहाँ पर एक रूल होता है कि कोई कानून अगर राज्य का विषय है और उसको केंद्र पर कानून बनाना है, तो राज्यसभा में उससे संबंधित एक बिल लाया जाएगा। अगर स्टेट में आर्टिकल 249, अगर स्टेट में एक बिल लाया जाता है और उस पर पारित होने के बाद लोकसभा भी पारित कर लेती है, तो राज्यसभा का वह विषय शिफ्ट होकर के केंद्र के पास चला जाएगा। और कंकरेंट, और दूसरा कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन रहता है 356 के समय में, उस समय भी उस राज्य के विषय को केंद्र में लाया जा सकता है। यह भी एक प्रावधान दिया गया है। तो और कोई बता सकते हैं कि रेसिडुअरी पावर ऑलवेज रिमेन्स विद सेंटर, यानी कि जो संघ की शक्ति लिखी हुई नहीं है, या हमारे देश के संविधान में बहुत सी चीजें लिखा हुआ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट किस देश का है कि वो सेंटर के साथ ही रहेगा? कोई बताइए जल्दी से।
रेसिडुअरी पावर रिमेन्स विद द सेंटर। जो रेसिडुअरी पावर है वो केंद्र के पास होगा। ये किस देश से कॉन्सेप्ट भारत ने अपने संविधान बनाते समय लिया था? और ये सही बताया है, कनाडा से लिया। कनाडा सही उत्तर है कि अवशिष्ट शक्ति जो होगा वो केंद्र को दिया गया है जिम्मा, कि केंद्र इस पर देख सकता है। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग को लेकर उनकी दशाओं का वर्णन है, लेकिन उसमें परिभाषा नहीं दिया गया है। ये संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद है जिसमें पिछड़ा वर्ग को लेकर के उनकी दशाओं का वर्णन है, लेकिन यह परिभाषा नहीं है? अदर बैकवर्ड क्लास मेंशन इन विच आर्टिकल? 240, 249, 340, 280। अन्य जो पिछड़ा वर्ग है संविधान में ओबीसी को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर किस एक अनुच्छेद में जानकारी दिया गया है, वर्णन है, लेकिन परिभाषा नहीं है कि कौन बैकवर्ड क्लास होंगे? 240, 249, 340, 280। और ज्यादा लोगों ने सी लिखा। संजय कुमार, सुमित कुमार, मनोज कुमार 249 बता रहे हैं। शशिकांत सी। आप लोग बता रहे 340, अनुच्छेद 340। अदर बैकवर्ड क्लास की जानकारी किसमें दिया हुआ है? और साथ में हमारा एक और प्रश्न, इसका उत्तर पहले देख ले कि क्या है और कौन सही किए हैं। और सही उत्तर यहां पर बताया जा रहा है ए 240। अदर बैकवर्ड क्लास मेंशन है, उसकी कंडीशंस बताई गई है, लेकिन जिक्र नहीं किया गया है, परिभाषा नहीं किया गया है। लेकिन किस एक अनुच्छेद में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का जिक्र है? इन विच आर्टिकल SEBC इज मेंशन? कौन से एक आर्टिकल है जिसमें सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है? SEBC। ज्यादा लोग अभी भी सी बता रहे, तो इसका क्वेश्चन ये था कि किस अनुच्छेद में उसकी दशा बताई गई है, लेकिन डेफिनेशन नहीं है। SEBC का जिक्र कहाँ है? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है SC ST को, OBC को, ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन किस अनुच्छेद के दायरे में दिया जाता है? रिजर्वेशन किस अनुच्छेद के दायरे में दिया जाता है? कोई बता सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो किस आर्टिकल के दायरे में है? और अगली क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोई बताइए, 15 और 16 किसने लिखा है? 15 और 16 और सही बता रहे हैं। आर्टिकल 15 जिसमें, हाँ ठीक बताया है, 15 और 16। आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन अगर समाज में कोई SEBC डिफाइन नहीं है, लेकिन समाज में कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अगर है तो उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा।
तो आर्टिकल 15 और गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो 16 के द्वारा दिया जा रहा है। किस एक राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? Which one of the following state does not have high court? किस एक राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? अनिल महतो, आर.एन. सोरेन ने डी लिखा, मनोज कुमार ए, शशिकांत ने डी, माई इंडिया ने डी, एंथोनी ने लिखा सिक्किम यानी कि ए, डी, शशिकांत ने लिखा डी, कल्याण सुरीन डी, संजय कुमार डी, ज्यादा लोग बता रहे हैं गोवा, हाईकोर्ट के संबंध में। और सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है डी यानी कि गोवा। गोवा का अपना हाईकोर्ट नहीं है, गोवा का अपना हाईकोर्ट नहीं है, तो ये सही है उत्तर। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है भारत में ये इलाहाबाद का है, 1866 ईस्वी में बना था इलाहाबाद का। और जाहिर सी चीज है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अधिकांश फैसला जो है वो लैंडमार्क जजमेंट भी बन जाता है। आप बाकी हाई कोर्ट का उतना ज्यादा जिक्र नहीं सुनते होंगे। आप बता सकते हैं कि किस अनुच्छेद के पालन करने में हाई कोर्ट को शक्ति ज्यादा दे दिया गया है? कौन सा एक आर्टिकल है जिसका पालन कराने के लिए हाईकोर्ट के पास ज्यादा शक्ति है? मैंने किस आर्टिकल से? क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि फंडामेंटल राइट जो होता है, मौलिक अधिकार, उसको बचाने के लिए हाईकोर्ट के पास ज्यादा शक्ति है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ये किस आर्टिकल में है? अच्छा, आर्टिकल 240 वाले पे उन्होंने बोला है, और हमें भी लग रहा था 340 होना चाहिए था वो आंसर, तो किसी ने आंसर कर दिया इसी बीच में 226, वो सही है उत्तर। आर्टिकल 226 सही है उत्तर। 226 जो है कि संविधान का 226 आर्टिकल जो है वो हाईकोर्ट में आप जा सकते हैं। जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सीधा हाईकोर्ट में जा सकते हैं, ये अधिकार आपको दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए, उसका आंसर हो गया जो क्वेश्चन था उसका। भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was formed after the recommendation of which committee? सर्जेंट रिपोर्ट, पी.एन. भगवती कमेटी, के संथानम कमेटी और गोई पारिया कमेटी। सर्जेंट रिपोर्ट, पी.एन. भगवती कमेटी, और आंसर इस बीच में सी लिखा है आप लोगों ने, के संथानम कमेटी आप लोगों ने लिखा है, के संथानम। ज्यादा लोग यही बता रहे, के संथानम। अच्छा, ये गोईपारिया कमेटी क्यों बनाया गया था, कोई बताएं? हम उत्तर जल्दी से देख लेते हैं ताकि आप जो आंसर कर रहे हैं। और के संथानम सही है, के संथानम सही है। ये गोईपारिया कमेटी क्यों बनी थी, कोई बताइए? गोईपारिया कमेटी का संबंध किस चीज से है? गोईपारिया जो डी नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन डी में जो गोईपारिया है इसका संबंध किससे है? कोई आइडिया आ रहा है किसी को? गोईपारिया कमेटी का संबंध पूछा गया है, ऑप्शन डी में जो है
कि गोलपारिया कमेटी का संबंध किस चीज से है। नहीं पता है, अच्छा कोई नहीं बता पाएंगे। गोलपारिया कमेटी भी तो आ सकता है अगले एग्जाम में। गोलपारिया कमेटी का संबंध है कस्टमर केयर से बैंक में। बैंकों में अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है और वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो गोलपारिया कमेटी ने सिफारिश किया था और इसी की सिफारिश पर बैंकों में ओम्बड्समैन लाया गया। जो आम पब्लिक के लिए आप लोकपाल जो सुनते हैं, वो बैंकिंग सेवा में ओम्बड्समैन कहा जाता है। आप किसी भी मैनेजर का, क्लर्क का, बैंक के अधिकारी का कंप्लेन आरबीआई के साइट पर जाकर या उसी बैंक के साइट पर जाकर ओम्बड्समैन को कर सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि 24 घंटे के अंदर बैंक वाले आपके बारे में विचार करेंगे और तुरंत आपको रेस्पॉन्स करेंगे। अगर बैंक के लोग सरकारी बैंकों में आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने के चलते ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, गोलपारिया कमेटी ने सिफारिश किया था कि यहाँ पर एक अधिकारी होना चाहिए जो लोगों की समस्या को समझे, और फिर बनाया गया था ये ओम्बड्समैन। और ये संस्थानम तो आप भ्रष्टाचार वाला देख लिए। पीएन भगवती कमेटी भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और ये जो आप जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आज, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है PIL, ये पीएन भगवती कमेटी का सिफारिश पर था। तो पीएन भगवती कमेटी 1978 की कमेटी है और इसने ये बताया था कि अगर जनता से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो इस पर अगर एक चिट्ठी भी भेज दिया जाए, एक लेटर भी भेज दिया जाए, तो उस पर सुनवाई करेंगे। और सार्जेंट रिपोर्ट जो था ये भारत में शिक्षा के प्रोग्रेस को लेकर लाया गया था। एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन का विकास कैसा हो, किस प्रकार से होना चाहिए, इसको देखते हुए ही ये कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है सार्जेंट आयोग। ये और जो भ्रष्टाचार रोकथाम है ये 1964 में बना था। के संथानम के ऊपर ये कमेटी बनी थी 1964 में, के संथानम वाली। तो ये सही आप लोगों का उत्तर। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना जो पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, मनरेगा योजना जो पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, ये शुरुआत जो है ये पहली बार किस राज्य से हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। फर्स्ट टाइम मनरेगा वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी केरला। शशिकांत ने लिखा है बी। मैथ अजय कुमार लिखे हैं उत्तर प्रदेश। अजीत कुमार ने लिखा है सी। ए माई इंडिया वाले ने ए लिखा। शशिकांत यूपी, संजय कुमार आंध्र प्रदेश, बंदापल्ली गांव का भी नाम उन्होंने लिखा है। सुमित कुमार ए, सुधांशु ए, शशिकांत यूपी, अनिल ए। और सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर है ए, यानी कि सही उत्तर ए है। और अगला क्वेश्चन भी आ गया है कि 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें से कौन सा एक बैंक राष्ट्रीयकरण इसके पूर्व भी हो गया था? Which one of the following bank become nationalized before 1980? 1980 के पहले ही किस एक बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका था? 1980 के पहले सारे लोगों ने ए लिखा, देना बैंक।
देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। जो मनरेगा था, नरेगा, ये शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था और उस समय में 200 डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी। 200 जिला से 27 राज्य में ये शुरुआत किया गया था और उस समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, जाहिर सी चीज है, जनसंख्या के आधार पर यूपी बिहार में था जब ये शुरुआत किया गया। फिलहाल ये क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 1980 को और ज्यादा लोगों का उत्तर यहाँ पर सी है और ए है, ए और सी है। कौन सा एक बैंक 1980 के पहले राष्ट्रीयकरण हो गया था? सही उत्तर होगा देना बैंक। तो आप लोगों ने सही बताया है, देना बैंक। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? फर्स्ट टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। बहुत सही। 1969 में, हमको लगता है 19 जुलाई 1969 शायद था, 19 जुलाई था। 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का, और बाद में फिर 1980 में सितंबर में फिर 6 बैंकों का किया गया था। तो ये 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन अब आप जैसा जानते हैं कि बैंकों को मर्ज किया जा रहा है और फिलहाल के लिए 4-5 बैंकों में बांट दिया जा रहा है और आने वाले समय में 1 या 2 ही बैंक रह जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि कंपटीशन मार्केट हो, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को लगता है कि जनता के लिए काम होगा। और इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने ये शुरुआत किया है कि जल्द से जल्द सारे बैंकों का विलय कर दिया जाए और लोगों को सुविधा मिले। तो आसियान जो देश है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राष्ट्र संगठन आसियान का सबसे नया सदस्य कौन है? विच कंट्री ज्वाइंड आसियान लेटेस्ट? सबसे नया देश आसियान का, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसके 10 मेंबर इसके मेंबर हैं आसियान के। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में रखा गया है। आपको बताना है कि सबसे बाद में इसमें कौन जुड़ा? लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर। तो ज्यादा लोग लाओस बता रहे हैं आंसर, कि सबसे लास्ट में आसियान का मेंबर कौन बना है? सबसे लास्ट में सबसे नया कौन है? आसियान 1967 में बना था ये संगठन। आसियान जो संगठन है ये 1967 में बना था, अगस्त महीने में। और उसके बाद इसका उद्देश्य था कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में कॉपरेशन हो, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाया गया था। जैसे भारत और इसके सहयोगी राष्ट्र के साथ सार्क देश बना है, उसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का गठन किया गया था। और 10 देश जो थे, इसमें सबसे जो नया है ये है कंबोडिया। ये 1999 में बना था। तो आई थिंक कंबोडिया शुड बी द आंसर, बी। और जिन लोगों ने बी बताया था कंबोडिया, वो सही है। कंबोडिया
कि सबसे लास्ट में कंबोडिया ज्वाइन किया था 30 अप्रैल 1999 को। लाओस जो था वो 23 जुलाई 1997 को ज्वाइन किया था। 1997 में लाओस ने ज्वाइन किया था। तो सबसे नया मेंबर जो होगा वो कंबोडिया होगा। कंबोडिया सबसे अंत में किया। कंबोडिया में खमेर रूज नाम के जो वहाँ के विद्रोही थे वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे। तो कंबोडिया इसका सही उत्तर होगा बी। जिन लोगों ने बी लिखा था आसियान को लेकर के वो सही उन्होंने बताया था। हालांकि एक और नया देश बना है इसी एरिया में, वो अभी मेंबर नहीं बना है। कैन यू नेम द न्यू कंट्री? कोई एक नया देश जो अभी हाल में दक्षिणी पूर्वी एशिया में बना है, नया देश बना है, लेकिन वो मेंबर नहीं आसियान का। लेटेस्ट कंट्री अभी 2-4 साल पहले ही बना है नया देश। कोई बता सकते हैं नाम उस देश का? दक्षिणी पूर्वी एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो कोई अगर जानते हैं तो उसका नाम बताएं कि वह देश कौन सा है जो नया देश अभी जस्ट बना ही है। बता सकते हैं कोई? तो वो नया देश है ईस्ट तिमोर, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में बना है। ईस्ट तिमोर जिसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली। और ये अभी इसका मेंबर नहीं बना है। तो आज इतने ही प्रश्न हमारे पास हैं। कल फिर इसी समय 8 बजे से आपका क्लास होता है। अलग अलग सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है।